Hello everyone, welcome back. So let us start today's session. I will share the screen for problem statement right now and I hope अभी आपको drawing visible है. तो लास्ट वाले सेशन में हमने बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें सीखी थी कि कैसे जीएडी एक्चुअली प्लान होती है. जीएडी विच मीन्स जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग. ऑल दो आपके ऑफिस में आपको पहले ही पकड़ा दी जाती है बट उसमें फर्दर रिविजन होते हैं. एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट दीज फ्लोरिंग एप्रॉन्स जो कि अपस्ट्रीम साइड पे अलग होंगे, उनकी लेंथ डाउनस्ट्रीम साइड पे भी अलग होगी. एंड इफ आई जस्ट जूम इन दिस सेक्शन अगेन, तो अगेन इट वाज नोटिस्ड कि अपस्ट्रीम साइड पे टोटल जो एप्रॉन्स की लेंथ होती है वो कम होती है एज कंपेयर टू डाउनस्ट्रीम साइड की टोटल एप्रॉन लेंथ. एंड इसके साथ साथ कर्टन वॉल भी दो टाइप्स की हैं. जो अपस्ट्रीम साइड पे है उसकी डेप्थ कम रहती है विच इज इन द रेंज ऑफ 2 मीटर्स. एंड जो डाउनस्ट्रीम साइड पे है उसकी डेप्थ ज्यादा रहती है विच इज इन द रेंज ऑफ 2.5 मीटर्स. एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि फ्लोरिंग एप्रॉन्स की जो थिकनेस है एज पर कोड वो 750 नहीं है, वो 1000 है. एंड 40 kg वेट वाले स्टोन्स हमें चाहिए एज फ्लेक्सिबल एप्रॉन्स. बट अगर आप डिजाइन करते हो इसको तो आप 750 भी दे सकते हो. ठीक है. तो इसके लिए अब हम ज़्यादा डिटेल में इस पे नहीं जाएंगे बिकॉज वी विल स्टार्ट विद स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट नाउ. एंड वी विल ट्राई टू कवर एटलीस्ट मॉडलिंग इन स्टैड. कैसे होगा, क्या डायमेंशंस लेनी है, कहाँ कहाँ पे नोट्स लेने हैं, वो सारी टिपिकल चीज़ें हैं. एक बार आप ये सीख जाओगे फिर हर तरह के ऐसे स्ट्रक्चर्स में आप लगा सकते हो. बट उससे पहले वी विल फोकस ऑन सम लेवल्स टुडे. तो लास्ट सेशन में जो भी हमने लेवल्स डिस्कस किए थे वो एक टेंटेटिव लेवल्स हमने अपनी तरफ से ले रखे थे सो दैट हम चीज़ों को समझ पाएं. आज हमारे पास देखो क्या होता है, सबसे पहले लोवेस्ट बेड लेवल हमेशा अवेलेबल रहेगा. तो लोवेस्ट बेड लेवल से हम स्टार्ट करेंगे. एंड हमने यहाँ लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि जो इन्वर्ट लेवल या जो बॉक्स का बॉटम स्लैब होगी उसके जो टॉप लेवल होगा जिसको हम इन्वर्ट लेवल कहते हैं, अभी एक सेक्शन में देखते हैं, वो 300 मिलीमीटर नीचे होना चाहिए. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या वो 300 मिलीमीटर अपस्ट्रीम साइड पे नीचे होना चाहिए या डाउनस्ट्रीम साइड पे नीचे होना चाहिए. तो ये कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि इस वाली साइड अगर आप देखते हो जहाँ पे ये प्लान है बेसिकली, तो जाहिर सी बात है जैसे हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था, अगर अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम चैनल को फ्लो करना है तो लोवेस्ट लेवल डाउनस्ट्रीम वाली साइड पे ही होंगे. ऐसा नहीं होगा कि आपका अपस्ट्रीम साइड पे लोवेस्ट बेड लेवल आ रहा है. ये चीज़ तो लॉजिकल है ना. इसीलिए लोवेस्ट बेड लेवल जो डाउनस्ट्रीम साइड पे आ रहा है वहीं से आप 300 मिलीमीटर नीचे अपना इन्वर्ट लेवल रखोगे. एंड व्हाट आई मीन टू से, अगर आप इस वाली फिगर को देखते हो जो कि 267,912 है, इसमें से 300 सब्ट्रैक्ट करते हैं मिलीमीटर्स में तो ये 267,612 आता है. देखो 912 में से 300 निकालेंगे तो 612 आएगा विच इज एट डाउनस्ट्रीम साइड. एंड अब ये अपस्ट्रीम साइड पे ये वाला इन्वर्ट लेवल कैसे आएगा. तो ये आता है जो भी आपकी क्रॉस स्लोप 1:1000 की आपने ले रखी है फॉर इंश्योरिंग कि वाटर विल फ्लो थ्रू दिस कल्वर्ट, सॉरी नॉट थ्रू दिस कल्वर्ट बट थ्रू दिस माइनर ब्रिज. तो इसमें हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि ये जो एरो है ये एक्चुअली यहाँ पे अभी गलत इंडिकेट किया रखी है, ये अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम साइड ही होगी. तो अब आपके पास क्या है, यू हैव दिस लेवल जो कि डाउनस्ट्रीम का इन्वर्ट लेवल है. एंड अब आपको क्या करना है, ये स्लोप पता है 1:1000 की, तो आपको ये वाला लेवल कंप्यूट करना है. तो ये क्या होगा, जो भी यहाँ पे डाउनस्ट्रीम लेवल होगा उसमें आप ऐड करोगे जो भी टोटल इसकी विड्थ है विच इज 12 मीटर्स. 12 × 1/1000. तो जो भी ये वैल्यू आएगी वो मिलीमीटर्स में आपकी ऐड हो जाएगी. ठीक है. तो इसको हम देखेंगे डिटेल में इन स्प्रेडशीट, ये कोई बड़ी बात नहीं है बट ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. सो फाइनली लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इन दिस सेशन. तो अभी हमने देखो लास्ट सेशन में सेक्शन ए पे बात की थी. एक बार मैं इन सबको क्लियर कर देता हूँ ताकि वापस से कोई कंफ्यूजन ना हो. तो लास्ट वाले सेशन में हमने सेक्शन ए की डिस्कशन की थी जो कि ब्रॉडली ये वाला सेक्शन है. अब आप ध्यान से देखो सेक्शन बी. सेक्शन बी कहाँ पे कट किया है, बिल्कुल मिडिल में, मिडिल ऑफ आर अपकमिंग प्रपोज्ड बॉक्स टाइप माइनर ब्रिज. तो अगर आप इसको देखोगे मिडिल में तो आपको देखो जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज क्या क्या दिखने के चांसेस हैं. सबसे पहले तो आपको दिखेगा कि क्लियर स्पैन क्या है क्योंकि आप अलोंग द चैनल अब देख रहे हो. क्लियर स्पैन क्या है और ये वॉल्स जो आप देख रहे हो, अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे 4 लाइंस क्यों आई हुई हैं. वॉल अगर मैं प्लान में देखता हूँ तो मुझे 2 ही लाइन्स दिखनी चाहिए. तो एक्चुअली जो 4 लाइंस हैं उनमें से जो आउटर 2 लाइंस हैं, ये वाली लाइंस, जस्ट अ सेकेंड, ये वाली जो लाइंस हैं ये है हॉन्च की आउटर डायमेंशंस. अब हॉन्च क्या चीज़ होती है इस पे भी डिस्कस करेंगे हम थोड़ी ही देर में. तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही चीज़ है. हॉन्च जो आउटर लाइन है वो हॉन्च डिपिक्ट कर रही है और जो इनर 2 लाइंस हैं वो वॉल की थिकनेस डिपिक्ट कर रही हैं. तो ये जब आप सेक्शन देखोगे ना तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. एंड लेट अस गो टू सेक्शन बी. सेक्शन बी पे आते हैं. तो ये व्यू एक्स एक्स है, मतलब ये वाला सेक्शन नहीं है, ये सेक्शन है बी. इस पे फोकस करते हैं सबसे पहले, फिर सेक्शन एक्स एक्स पे आएंगे. तो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये वाला जो लेवल हम कह रहे थे इन्वर्ट लेवल, ये कौन सा लेवल है, जो बॉटम स्लैब है उसका टॉप लेवल है, यानी कि टॉप ऑफ द बॉटम स्लैब. तो आपके पास यही लेवल होगा सबसे पहले और एक एफएलएल होगा, इससे ज्यादा और कोई लेवल्स नहीं होंगे, बाकी सब आपको कंप्यूट करना पड़ेगा. हाइड्रोलॉजी से यू मस्ट बी हैविंग वन एचएफएल लेवल एज वेल.
एंड इसका स्ट्रक्चरल डिजाइन में कुछ ज़्यादा रोल नहीं आने वाला है। तो बट ये आपको ड्राइंग में इंडिकेट करना ही है, ऐसा नहीं है कि HFL आप कहीं यहाँ पढ़ा हो और आपने प्रपोज कर दिया बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर जिसका फ्री बॉडी बहुत कम है। ठीक है, उस केस में क्या होगा कि मे बी कभी ऑब्स्ट्रक्शन अगर आ गई या यहाँ पाइल अप होगी, कोई बोल्डर या स्टोन या कुछ जो फ्लोइंग मटेरियल डेब्रिस यहाँ पे इकट्ठी होगी, तो उस केस में जब पानी आएगा तो हो सकता है ये बॉक्स को टच कर जाए। तो ये माइनर ब्रिज का काम नहीं करेगा, फिर ये कॉजवे टाइप सिस्टम बन जाएगा जो हमें हमेशा अवॉइड करना है। तो इसीलिए सफिशिएंट हाइट देना मैंडेटरी हो जाता है फॉर बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर्स, एंड इट इज इंश्योर दैट सफिशिएंट फ्री बोर्ड अबव द HFL इज आल्सो देयर। तो लेट्स नॉट डिग इनटू दीस डिटेल्स क्योंकि ये थोड़ा हाइड्रोलॉजी वाला एस्पेक्ट आ जाता है। एंड ये मैंने क्या कर दिया, इसको मुझे डिलीट करना था एक्चुअली। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि ये इन्वर्ट लेवल जो आपके पास आएगा, जो भी ग्राउंड लेवल है, जैसे आप यहाँ पे देखो, इसको जूम इन करते हैं लेफ्ट साइड से, तो देखो ग्राउंड लेवल से कुछ डिस्टेंस नीचे है इन्वर्ट लेवल। ठीक है, तो वो होना भी चाहिए, और ये डिस्टेंस होगा 300 मिलीमीटर्स एज पर ISC SP13 मिनिमम। इससे ज्यादा भी आप रख सकते हो बट मिनिमम तो आपको रखना ही है इन एनी केस। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। अब इसको हमें सिमुलेट करना है फॉर एनालिसिस। क्या लोड्स लगेंगे वो सारी चीजें डिस्कस डेफिनेटली होंगी, बट उससे पहले जो स्केलेटन बनेगा किसी भी एनालिसिस सॉफ्टवेयर में, वो क्या होना चाहिए वो हम यहाँ से फॉर्मुलेट करते हैं। एंड नोट्स कहाँ कहाँ पे देने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो हम अभी डिस्कस करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ अ बॉक्स टाइप माइनर ब्रिज। कंपोनेंट्स ऑफ बॉक्स टाइप माइनर ब्रिज में सबसे पहले आपके पास आती है टॉप स्लैब, जिसको आप डेक स्लैब भी कह सकते हो, बट जनरली जब बॉक्स टाइप ब्रिजेस होते हैं ना तो इसको टॉप स्लैब ही कहा जाता है। सो इसके ऊपर वेयरिंग कोट पड़ा हो सकता है या कुशन हो सकता है, अगर आपके FRL के लेवल्स थोड़े से ज्यादा हैं एज पर द रिक्वायर्ड हाइट ऑफ हाइड्रोलॉजी। एंड अगर कुशन आता है बीच में तो इसके ऊपर टॉप स्लैब प्लस कुशन प्लस वेयरिंग कोट आएगा। बट जनरली हम अगर सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करें विदाउट इवन कंसिडरिंग दी वेयरिंग कोट एंड कुशन, तो व्हाट आई मीन टू से इज कि ये जो हैश पोर्शन आप देख रहे हो रेड जोन में, ये है सारा टॉप स्लैब। ठीक है, और फिर अब आते हैं नीचे वाली साइड। नीचे वाली साइड में हम इसको शेड करते हैं किसी और कलर से। लेट्स से हम इसे शेड करते हैं पर्पल से। तो अब ये वाला जो नीचे वाला बॉटम पोर्शन है, इसको आप बॉटम स्लैब भी कहते हो या फिर आप राफ्ट भी कहते हो। बॉटम स्लैब की कंपोनेंट्स मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम मॉडल करेंगे स्टैड में तो इन्हीं नाम से उनके ग्रुप्स भी बनाएंगे। जिन भी लोगों ने यूट्यूब पे मेरे पुराने सेशंस देखे हैं जो टिपिकली RCC गर्डर्स पे बेस्ड हैं, जहाँ पे हमने स्टैट का बहुत सही से इस्तेमाल किया था, वहाँ पे मैंने बताया था कि ग्रुप्स बनाने के एडवांटेजेस क्या होते हैं। और यहाँ पे भी आप देखोगे जब हम मॉडलिंग कर लेंगे, ग्रुप कर लेंगे, फिर रीनंबरिंग भी करेंगे, उनके एडवांटेजेस क्या होते हैं वो आप जब रिजल्ट एनालिसिस को सॉर्ट करोगे ना रिजल्ट्स को, तब आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये टॉप स्लैब हो गई, ये बॉटम स्लैब हो गई। अब आपके पास वर्टिकल मेंबर्स बचे हैं जो आपके पास जनरली मल्टी सेल बॉक्स में आउटर वॉल्स होंगी और इनर वॉल्स होंगी। एंड ये भी आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि आउटर वॉल्स की थिकनेस ज्यादा है, आप देख ही पा रहे हो शायद ड्राइंग में, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ विद दिस हाइलाइटर, और इनर वॉल की थिकनेस कम है। तो ये आउटर वॉल है 450 mm थिक एंड इनर वॉल है 250 mm थिक। अब ऐसा क्यों है, ये जब आप एनालिसिस करोगे ना, यू विल सी दैट बेंडिंग मोमेंट्स ऑन इनर वॉल्स, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स ऑन इनर वॉल्स are very less. Bending moments and outer walls are very high. That is why these section differences are coming. आप सेम भी दे सकते हो, 450 भी दे सकते हो, बट अननेसेसरीली आप वहाँ पे ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हो जिसकी वहाँ ज़रूरत ही नहीं। ये जब हम एनालिसिस कर लेंगे तब और क्लियर होगा, बट टेंटेटिवली ऐसा ही होता है मल्टी सेल बॉक्सेस में। जो इनर वॉल होती है उसकी थिकनेस कभी भी आउटर वॉल से ज़्यादा तो होगी ही नहीं, इन एनी केस। कम जरूर होगी और सेम भी हो सकती है, बट ज़्यादा कभी भी नहीं होगी, क्योंकि उसका बिहेवियर ही ऐसा नहीं आएगा। आप अभी खुद ही देखोगे जब एनालिसिस, यहाँ एक बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी आपके सामने आने लगेगी। अब आप सोचोगे कि ठीक है सारे कंपोनेंट्स तो हो गए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउटर वॉल, और स्टैट में हम इसे लिख देंगे लेफ्ट वॉल जब ग्रुप बनाएंगे। एंड सिमिलरली यहाँ पे ये भी आउटर वॉल ही है वैसे तो, और यहाँ फिर इसको राइट साइड वॉल लिख दो, और ये सारी इनर वॉल्स हैं, इनर वॉल्स। ठीक है, तो ये था सिर्फ नॉमेनक्लेचर। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि हाँ यही सारे कंपोनेंट्स हैं, बस हो गया, इतना सारी कंपोनेंट्स है बॉक्स के, और कोई कंपोनेंट्स नहीं आने वाले हैं। तो एक्चुअल में ये तो बात सही है, लेकिन अब एक और कंपोनेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है हॉन्च। ये जो आप पोर्शंस देख रहे हो, जिसको मैं अभी पर्पल से सर्कल कर रहा हूँ, ये सारे हैं हॉन्च पोर्शंस। अब हॉन्च क्या होता है, क्यों देना होता है, नहीं देंगे तो क्या होगा, क्या स्टैट में इसको भी सिमुलेट करना जरूरी है? तो इन सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर थोड़ी देर में मिलने वाले हैं। तो पहले तो इनको मैं लिख देता हूँ, लिखना क्या, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन दिया हॉन्च। एंड अब ये आप डायमेंशन देख रहे हो 450 by 450। इसका मतलब ये है, इफ आई जस्ट चेक दिस सेक्शन, लेट अस चेक दिस डिटेल, डिटेल नंबर 4 या डिटेल नंबर 5, तो वहां पे ऑलरेडी सेक्शन बना होगा, उससे थोड़ा और क्लियर होगा। ठीक है, तो ये डिटेल नंबर 4 है। अच्छा, आपको पता है ड्राइंग रीड करने का एक और तरीका, एक और अप्रोच, अप्रोच इन द सेंस एक और स्टैंडर्ड होता है। अगर यहाँ पे लिखा डिटेल डैश डैश,
इट मीन्स कि ये डिटेल इसी ड्राइंग से उठाई गई है। आप ये वाली डिटेल 4 जो है पिछली ड्राइंग में नहीं ढूंढ पाओगे, क्योंकि यहाँ पे डिटेल 1 पड़ी है, यहाँ पे डैश डैश लिखा है। अगर मान लो कि ये डिटेल मुझे, ये वाली डिटेल, डिटेल 4 जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ये वाली डिटेल अगर ये ऊपर वाली ड्राइंग पे पड़ी होती तो उसका जो भी ड्राइंग नंबर आएगा ऊपर वाली ड्राइंग का, वो यहाँ पर आएगा। मतलब ये बेसिकली ड्राइंग नंबर होता है, DWG नंबर। लेकिन अगर दोनों जगह डैश डैश पड़ा हुआ है तो इट मीन्स कि उसी ड्राइंग में ये आपको सेक्शन मिल जाएगा, तो आपको बार बार स्क्रॉल या ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कहाँ पर पड़ा हुआ सेक्शन। तो एनीवेज, ये तो एक थोड़ा ड्राइंग रीड करने की आपको बात शेयर कर दी मैंने। तो लेट अस फोकस ऑन दिस वेरी पार्ट। एंड यहाँ पे यू कैन सी ये जो हॉन्च की वैल्यूज 450/450 है, ये मतलब क्या है इनका और इसको देना क्या है, उस पर हम डिटेल में अभी डिस्कशन करने वाले हैं। बट लेट मी जस्ट टेल यू कि 450/450 है क्या। तो दिस इज अ ट्राइंगुलर पोर्शन, एंड इसमें क्योंकि ये दोनों ही 450/450 है तो दोनों ही डायमेंशंस फेस ऑफ द वॉल से 450 रहेंगे। ठीक है, तो ये फेस ऑफ द वॉल होगी वर्टिकल डायरेक्शन में, एंड यहाँ पे ये फेस ऑफ द टॉप स्लैब होगी, क्योंकि आप देख रहे हो ना यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो 450/450 का ये मतलब है हॉन्च। एंड क्या मिनिमम हॉन्च साइज क्या होना चाहिए। अगर आप एक कलवर्ट भी करते हो सिंगल सेल जिसका साइज सबसे छोटा होता है, अच्छा सबसे छोटे साइज से भी मैं आपको बता दूं कि मिनिमम जो रिकमेंडेड साइज है बॉक्स कलवर्ट का क्लियर, वो है 1.5 × 1.5। ठीक है, तो ये साइज इसलिए रिकमेंडेड है क्योंकि विद 1.5 मीटर हाइट एंड 1.5 मीटर स्पैन ऑफ अ सिंगल सेल बॉक्स, मेंटेनेंस और एसेसिबिलिटी उसको हमेशा रहती है। मतलब एक इंसान या एक वर्कर इजीली अंदर जाके अगर वो चौक भी हो चुका है तो उसको क्लीन अप या मेंटेन कर सकता है। पाइप कल्वर्ट्स में ये इश्यूज आते हैं, इसीलिए आजकल जो भी न्यू कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पे अगर पाइप कल्वर्ट प्रपोज होता है तो पहले 900 मिलीमीटर्स की मिनिमम रेडियस, इनर रेडियस डायमीटर होता था, सॉरी। आजकल 1.2 मीटर्स या 1200 मिलीमीटर्स का मिनिमम क्लियर डायमीटर इनर साइड का आपको चाहिए फॉर पाइप कल्वर्ट्स। वो भी इसी पर्पस है बेसिकली, क्योंकि आप सोचो यार 1.5 मीटर इतनी हाइट तो होगी कि एक इंसान इजीली अंदर जाके वहां पे अगर कुछ साफ सफाई करनी है या मेंटेनेंस करनी है या आपको क्लीन अप करना है सारे सिस्टम को, तो वो इजीली कर पाएगा। दैट इज द ओनली इंटेंशन। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि हम हॉन्च की बात कर रहे थे, तो व्हाट शुड बी द मिनिमम साइज ऑफ हॉन्च इवन इफ इट इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर व्हिच मे बी दिस साइज। तो वो होता है 150/150। ओके, एंड ये भी किसी एक जो मिनिस्ट्री या MORTH की कुछ स्टैंडर्ड ड्राइंग्स हैं, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। और आई थिंक IRCSP 13 में ही ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। लास्ट में कुछ प्लेट्स हैं, प्लेट्स मतलब फिगर्स हैं, प्लेट्स/फिगर्स, वहाँ पे कुछ शेड्यूल बना रखे हैं बॉक्स स्ट्रक्चर्स के, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। बट द थिंग इज, अब ये हॉन्च हमें देना ही क्यों है, इसका पर्पस क्या है, और क्या ये हमेशा दोनों डायमेंशन सेम होती हैं। तो पहला आंसर ये है कि दोनों डायमेंशन हमेशा सेम नहीं होती हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि 450/450 या 150/150 हो। इट कैन बी ऑल्सो द केस कि 300/200 भी हो सकता है, 300/150 भी हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है आपके स्पैन्स पे बेसिकली। लेकिन आइडियली रिकमेंडेड यही है कि अगर आप दोनों इक्वल दे देते हो तो कंस्ट्रक्शन और फैब्रिकेशन इंजीनियर को जो शटरिंग वटरिंग बनाएगा उसको भी थोड़ी हेल्प मिल जाती है। बट दैट इज नॉट समथिंग कि आप वो मैनेज नहीं कर पाते हो। इवन इफ यू गो विद सम अनसिमेट्रिकल हॉन्च जिसमें डिस्टेंसेस अलग अलग हैं, 450/600 है या 600/450 है, तब भी वो फैब्रिकेशन कर लेते हैं, इतनी ज़्यादा इश्यूज नहीं है। बट इट इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड कि थोड़ा सेम साइज रहे। नाउ लेट अस डिस्कस हॉन्च जो है वो होता क्या है और क्यों देना होता है। क्यों नहीं हम बना सकते बिना हॉन्च के स्ट्रक्चर्स। या लेट मी जस्ट टेक दिस इमेज टू व्हाइट बोर्ड, एंड व्हाइट बोर्ड पे इसे डिस्कस करते हैं। तो अभी हम ये वाली डिटेल यहाँ बॉक्स ही उठा लेते हैं ऊपर से। तो इसमें अब हम डिस्कस करने वाले हैं हॉन्च के इंपॉर्टेंस और हॉन्च देना क्यों है। हम डायरेक्टली इसको ऐसे क्यों नहीं बना सकते, जैसे ये एक सिंगल सेल है, हम डायरेक्टली ऐसे क्यों नहीं बना सकते इसको। हमें यहाँ पे हॉन्च देना ही क्यों है बेसिकली। ओके, सो लेट अस कम टू दिस पॉइंट। बिफोर दैट, व्हाट इज EQ इन डिटेल फॉर फिगर। EQ स्टैंड्स फॉर, आई विल जस्ट शो यू कि ये सारे डिस्टेंसेस इक्वल हैं और कुछ नहीं है। जनरली वो 100 100 100 होता है। तो मैं अभी आपको पहले ही बता देता हूँ हॉन्च देना क्यों है, देन आई विल टेक अप द क्वेश्चन कि अनसिमेट्रिकल डायमेंशंस ऑफ हॉन्च कैसे डिसाइड करनी है। तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स या व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोवाइडिंग हॉन्च। तो यार देखो क्या होता है कि कंक्रीट हमेशा से ही ब्रिटल मटेरियल माना जाता है। ऑल्दो हम इसको रिइंफोर्स कर रहे हैं, बट जब भी किसी भी, नॉट ओनली इन बॉक्स स्ट्रक्चर्स, कहीं पे भी जब सडन एब्रप्ट चेंज इन सेक्शन आता है या फिर डायरेक्शन आता है तो वहां पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन डेवलप हो जाता है। अब कैसे डेवलप होगा,
वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो क्या होगा कि ये जो मतलब पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि एब्रप्ट डायरेक्शन चेंज और एब्रप्ट सेक्शन चेंज, ठीक है, डायरेक्शन स्लैश सेक्शन चेंज। तो यहाँ पे सेक्शन भी चेंज हो रहा है क्योंकि आप देखोगे टॉप स्लैब की थिकनेस अलग है और साइड वॉल की थिकनेस अलग है, तो डेफिनेटली सेक्शन भी चेंज हो रहा है, बट उससे ज़्यादा डायरेक्शन चेंज हो रही है। तब इसमें होने क्या वाला है, अगर मैं आपको एक जनरल बीएमडी बना के दिखाऊं यहाँ पे ट्रेंड, तो जनरल बीएमडी का जो भी ट्रेंड आएगा ये किसी भी बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर में, लेट अस फोकस ऑन सिंगल सेल ओनली फॉर द टाइम बिंग, तो वो कुछ ऐसा सा होगा। ठीक है, तो अब हमने जो भी मॉडलिंग करनी होती है ना शायद में वो सेंटर लाइन मॉडलिंग करनी होती है, बट एक्चुअल में अगर आप यहाँ देखोगे, इसको मैं एक अलग शेड से एनोटेट करता हूँ, फेस ऑफ द वॉल ये वाला पॉइंट होगा, और ये जो आप पर्पल में देख रहे हो वो बेसिकली सेंटर लाइन है। तो अभी सिर्फ लेफ्ट वाली वॉल पे फोकस करते हैं। तो ये जो आपने ब्लैक में अभी देखा है ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है, और जो आप पर्पल में देख रहे हो जिसको मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूँ ये सेंटर लाइन है। तो देखो होने क्या वाला है, ये जो बीएमडी का ट्रेंड देख रहे हो ना, बिल्कुल ऐसे ट्रेंड बनता है। अब सेंटर पे तो आपने बेंडिंग मोमेंट ज्यादा ले लिया जो भी आपका आएगा, बट फेस पे ये बेंडिंग मोमेंट कम है, ये ऑर्डिनेट कम है। लेट्स से अगर ये 200 समथिंग है तो ये कुछ 180 के करीब होगा। अगेन थोड़ा और आगे जाओगे तो ये बेंडिंग मोमेंट और डाई कर रहा है। तो व्हाट इज हैपनिंग, अगर ये डायरेक्टली विदाउट हॉन्च यहाँ पर आएगा तो इस जोन पे 200 से 180 सडन एब्रप्ट चेंज ऑफ मोमेंट्स आ रहा है, एंड यू नो दैट मोमेंट जो होते हैं एम अपॉन जेड विल गिव यू अ बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये हमने पढ़ा ही है अपने फ्लेक्चरल थ्योरी से इन बीटेक। तो बेंडिंग स्ट्रेस अब्रप्टली चेंज हो रहा है, उसकी वजह से इस जोन में स्ट्रेस कंसंट्रेशन डेफिनेटली हो जाएगी, और हॉन्च इसी चीज को एलिमिनेट करने में हमारी हेल्प करता है। हॉन्च क्या इंश्योर करता है कि जो भी सेक्शन चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रही है वो एब्रप्ट नहीं होते हुए थोड़ी सी ग्रेजुअल हो रही है। तो हॉन्च जो है इट इंडिकेट्स ग्रेजुअल वेरिएशन। सो दिस इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद स्ट्रक्चरल कैपेसिटीज भी बढ़ जाती हैं, वो तो बढ़नी है क्योंकि उस जोन में आपने लोकली थोड़े से सेक्शन की थिकनेस बढ़ा दी। अब इसका क्या मतलब है ये मैं पहले लिख देता हूँ, इंक्रीज इन इंक्रीजेस सेक्शन कैपेसिटी। अब सेक्शन कैपेसिटी क्या होगी, क्या वो सिर्फ मूवमेंट की कैपेसिटी होगी? देखो ये सारी डिस्कशन हो रही है हॉन्च क्या है और हॉन्च क्यों देना है, यहाँ लिख ही देते हैं वाई हॉन्च। ठीक है, तो सेक्शन कैपेसिटी में क्या होता है, मोमेंट कैपेसिटी एज वेल एज योर शेयर कैपेसिटी दोनों आ जाते हैं। तो मोमेंट कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी और शेयर कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी, हॉन्च देने से। और अगर हॉन्च नहीं देती हो तो मोमेंट कैपेसिटी सेक्शन की कमी रहेगी या यूनिफॉर्म रहेगी थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दैट मेंबर या थ्रू आउट द हाइट ऑफ दैट मेंबर। तो यार आपने अगर अभी मैं IRC 112 का स्ट्रेस ब्लॉक नहीं बना रहा हूँ, लेट अस अज्यूम कि हम IS 456 वाला ही स्ट्रेस ब्लॉक ले रहे हैं फॉर एग्जांपल। ये कुछ डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसको इतना डीप में वैसे आपके काम नहीं आएगा एक बार आप, बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट कि हॉन्स देना क्यों है, क्योंकि पूछ सकता है कोई भी, या आप ही पूछ लेना कभी साइट पे किसी को, तो कभी मजे लेने हो तो ऐसी चीजें आप पूछ सकते हो। तो इसमें क्या होगा होता है बेसिकली, ये होता है कंप्रेशन जोन जिसको मैं सी से एनोटेट कर रहा हूँ, और ये होता है टेंशन जोन जहाँ पे रिइंफोर्समेंट पड़ी होती है। इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं लीवर आर्म, जो कि जेड से एनोटेट होता है, एंड दिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन डी माइनस 0.42 टाइम्स द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और ये एक्स यू क्या है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो व्हाट इज हैपनिंग, जेड इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन डी, विच मीन्स कि लीवर आर्म अगर डेप्थ ज्यादा होगी सेक्शन की तो लीवर आर्म भी ज्यादा आएगी, एंड अगर लीवर आर्म ज्यादा आएगी तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो भी सेक्शन का आता है, इसको मैं अगेन एनोटेट करता हूँ एक अलग शेड से, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसको MOR भी आप कहते हो, इट इज नथिंग बट इधर द टेंशन फोर्स इनटू जेड, क्योंकि टेंशन की यूनिट्स क्या होंगे, किलो न्यूटन, और जेड जो कि लीवर आर्म है इट इज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस, तो ये मीटर्स होगा, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किलो न्यूटन मीटर्स में ही आएगा। अब यहाँ टी की जगह आप सी भी कर सकते हो। ठीक है, तो उसमें भी यही चीज आने वाली है। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि आपके पास जेड बढ़ जाएगा अगर आप हॉन्च बढ़ाओगे, हॉन्च देते हो। अब वो कैसे बढ़ेगा इसको हम देखते हैं ड्राइंग से। कुछ नहीं हो रहा है, वहां पे लोकली सेक्शन की डेप्थ बढ़ रही है बिकॉज जेड इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन डी, एंड दिस इज एक्चुअली स्मॉल डी, जो हम बढ़ा रहे हैं वो है कैपिटल डी टोटल डेप्थ, एंड डी इज फर्दर डिपेंडेंट अपॉन टोटल डेप्थ। दिस इज इफेक्टिव डी जो कि क्लियर कवर, बार डाया एंड शेयर डाया सबको इनकॉर्पोरेट करके आएगा। तो ये अभी हम देखेंगे जब हम डिटेल डिजाइन में आएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हाइट या ये सेक्शन बढ़ता कैसे है। तो लेट मी अगेन कॉपी सेक्शन नंबर 4 फ्रॉम द ड्राइंग, या किसी एक सेक्शन की डिटेल की हॉर्न से बढ़ कैसे रहा आपका सेक्शन। जस्ट फोकस ऑन दिस जोन। तो देखो अभी हम बॉटम स्लैब की बात करते हैं कि बॉटम स्लैब की हाइट पहले 650 मिलीमीटर अगर है थिकनेस थ्रू आउट आफ्टर द हॉन्च, तो इस वाले जोन पे ये वाली जो थिकनेस है वो 650 से कुछ ज्यादा है।
अब क्योंकि हॉर्न्स का साइज 450 है वर्टिकल डायरेक्शन में भी और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी, दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस डायरेक्शन इज वर्टिकल, व्हाट आई मीन टू से इज कि ये भी 450 है एंड ये वाला भी 450 है, बट लेट्स फोकस ऑन द वर्टिकल डायरेक्शन ओनली राइट नाउ। तो व्हाट विल हैपन इज कि ये वाली इस जोन पे जब मैं मोमेंट चेक करूंगा, यहाँ एट द फेस ऑफ इनर वॉल जब मैं मोमेंट चेक करूंगा, तो आई हैव अ एडिशनल डेप्थ ऑफ 450 मिलीमीटर्स। 650 तो ऑलरेडी है ही है, मतलब ये बॉटम पे तो 650 है ही है, बट यहाँ पे 450 भी एडिशनल है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, आप पूरी डेप्थ हॉन्च की डिजाइन में कंसीडर नहीं करोगे। हॉन्च का आप बेनिफिट तो लोगे बट पूरी डेप्थ डिजाइन में कंसीडर नहीं करोगे टू बी ऑन अ सेफर साइड। तो व्हाट इज हैपनिंग इज सिंस इसकी शेप है थोड़ी सी ट्राइंगुलर फॉर्म की, एंड यू नो कि ट्राइंगल का सीजी किसी भी नियरेस्ट राइट एंगल सपोर्ट से 1/3 पे होता है। ये 1/3 ऑफ हाइट होगा अगर मैं इसको एक्स मानता हूँ, और यहाँ से भी ये 1/3 ऑफ वाई होगा अगर मैं इसको वाई मानता हूँ। तो हम जो भी हॉन्च का साइज आएगा उसका बस 1/3 ही लेंगे इन टेकिंग हायर डेप्थ ड्यू टू हॉन्च। तो अगर इसको 1/3 भी आप ले लेते हो तो 150 सिंपली ऐड हो जाएगा, 650 प्लस 150 कम्स अराउंड टू बी 800। तो 650 की जगह जब आप सेक्शन चेक करोगे फॉर मोमेंट एट फेस ऑफ द वॉल, आप 800 mm से चेक करोगे। अगर आप 650 से भी चेक करोगे और सफिशिएंट इन्फोर्समेंट डाल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन पास हो जाएगा। 650 से भी अगर आपका सेक्शन पास है विद अ हायर परसेंटेज ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो डेफिनेटली वो 850 से भी पास होना ही है। बट वाई नॉट टू टेक द एडवांटेज ऑफ हॉन्च अगर हम प्रोवाइड कर ही रहे हैं। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा था कि सेक्शन की, ये अभी सिर्फ एक सैंपल है जहाँ पे हमने टेक स्लैब सॉरी बॉटम स्लैब की थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज की। सिमिलरली आप 250 जो थिकनेस है इस साइड फॉर दिस इनर वॉल, इसकी भी आप इंक्रीज कर सकते हो। ये भी क्या होगी, 1/3 ऑफ द 450 डायमेंशन, जो कि इस केस में ये वाली डायमेंशन होगी, क्योंकि 450/450 अभी सिमिलर है। तो ये भी 150 और ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास 400 mm हो जाएगा। तो जब आप वॉल को चेक करोगे एट फेस एट दिस लोकेशन, एक्चुअली ये सारी चीजें हो सकता है अभी आप ऊपर से जा रही हूँ, बट जब हम सेक्शन चेक करेंगे ना, तो अगेन ये सारी चीजें वापस से रिपीट होंगी, घबराने वाली कोई बात नहीं है। बस इतना सा आप समझ लो कंक्लूजन की सेक्शन की थिकनेस में थोड़ी सी इंक्रीमेंट हो जाता है विद द प्रोविजन ऑफ हॉन्च, जो कि आपकी शेयर कैपेसिटी एज वेल एज मोमेंट रेजिस्टेंस बढ़ा देता है। तो हॉन्च का एक ये भी बेनिफिट है। थर्ड एंड फाइनल बेनिफिट विच आई हैव फिगर्ड आउट फॉर यू इज, अब हॉन्च आप बढ़ा दोगे तो वहां पे क्या होगा, देखो सेक्शन सेक्शन की कैपेसिटी बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया से डिपेंडेंट होती है, आई से। आप अगर यहाँ पे देख रहे हो M/Z, अभी हमने कहीं लिखा था, उसमें Z क्या होता है, I/Y। तो E एंड I जो है, E इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, जो हमारे केस में कॉन्क्रीट है, एंड I इज द मोमेंट ऑफ सॉरी I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड E है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये दोनों जब कहीं पे भी बढ़ जाएंगे तो सेक्शन की कैपेसिटीज ऑटोमेटिकली बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगी। एंड अगर आप ये ऑब्जर्व करो कि रोटेशन या स्लोप और डिफ्लेक्शन, चलो इसको थोड़ा क्लियर करते हैं अदरवाइज ये कंफ्यूज हो जाओगे आप सब। सो लेट मी डू इट बिट नाइसली। सो व्हाट आई मीन टू से इज कि किसी भी डिफ्लेक्शन के फॉर्मूला में, चाहे आप सिंपली सपोर्टेड बीम ले लो विद यूडीएल, जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज आनी है वो तो आएंगी आएंगी, जो भी यहाँ WL4 WL3 जो भी आना वो आएगा ही आएगा, इसको भूल जाओ। बट बॉटम में आपके पास ई एंड आई हमेशा हो। सेम इज द केस जब आप रोटेशन या स्लोप्स कैलकुलेट करते हो, विच मीन्स कि जैसे जैसे आपका ई एंड आई बढ़ता है वहाँ डिफ्लेक्शन कम होगी एंड स्लोप भी कम होगी या रोटेशन कम होगी, विच इंश्योर्स कि ये जो ज्वाइंट है रिजिडली बिहेव करेगा, और मोनोलिथिकनेस या और इंटेग्रल ये बिहेव करेगा। बस इतना सा फर्क है। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ बॉक्स स्ट्रक्चर्स में आप हॉन्च देखोगे, जब आप RCC टी गर्डर्स भी अगर आप यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हो तो वहाँ पे भी जो टी गर्डर का सेक्शन होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, हॉन्च वहाँ पे भी होता है। तो ये हॉन्च देने के पर्पस ही फायदे ही बहुत है। एक तो ग्रेजुअल वेरिएशन हो जाती है सेक्शन की, देखो नीचे भी बल्ब, ये इसको बल्ब कहते हैं, तो यहाँ पे भी हॉन्च दे रखा है, यहाँ से टेपरिंग यहाँ पे भी दे रखा है। मतलब ऐसे भी तो कर सकते थे ना, सीधा सीधा ले आओ, क्या ये सब करना है। बट इसका बेनिफिट होता है, इसीलिए प्रैक्टिकली किया जाता है। तो टू कंक्लूड वाई एंड व्हाट इज हॉन्च, हॉन्च एक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है, थोड़ी लोकलाइज थिकनेस और हम इंक्रीज कर देते हैं टू अवॉइड द क्रैकिंग ऑफ कंक्रीट एंड टू इंश्योर ग्रेजुअल वेरिएशन ऑफ स्ट्रेसेस, ताकि स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन जो है वो ना हो ड्यू टू ग्रेजुअल वेरिएशन। एंड सेक्शन कैपेसिटी डेफिनेटली इंक्रीज होगी, मोमेंट्स की रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी क्योंकि डी सिंपली इंक्रीज हो रहा है। एंड शेयर कैपेसिटी भी डायरेक्टली डी से ही लिंक्ड होती है, ये भी हम देखेंगे जब हम सेक्शन चेक करेंगे या शेयर कैपेसिटी चेक करेंगे। एंड दूसरी चीज है आई एंड ई तो कांस्टेंट ही रहेगा बट आई बढ़ जाएगा लोकली, विच मीन्स कि वहां पे डिफ्लेक्शन कम होंगी एंड रोटेशन
भी कम होगी। अब अगर ये दोनों चीजें कम हो रही हैं तो वो और रिजिड बिहेव कर रहा है। तो इन्हीं सारी चीजों के पर्पज से हम देते हैं हॉन्च। एंड विद दिस द कंपोनेंट्स ऑफ अ बॉक्स टाइप ब्रिज आर एक्चुअली ओवर। एंड नाउ लेट अस चेक वन क्वेश्चन इन द कमेंट्स, जो कि है हाउ इज द अनसिमेट्रिकल डायमेंशन ऑफ हॉन्च डिसाइडेड। अब एक्चुअली देखो, ये सारा कुछ स्पैन पे डिपेंडेंट है। जैसे कि अभी हमारे केस में 450 बाय 450 है। लेट्स से आई हैव अ सिंगल सेल बॉक्स एंड दिस इज द इनर, लेट्स से ये है 10 मीटर्स एंड ये है लेट्स से 3 मीटर्स क्लियर हाइट। सो ये सिंगल सेल है तो 1 × 10 × 3 का अरेंजमेंट हमारे पास है। अब इस केस में जहाँ पे स्पैन ज्यादा है ना, वहीं पे हॉन्च ज्यादा देना है। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि ये वाली डायमेंशन तो हॉन्च की ज्यादा है बट ये वाली डायमेंशन कम है। अब इसका बेनिफिट क्या है, स्पैन ज्यादा है, इट मीन्स कि देखो मोमेंट डायरेक्टली रिलेटेड है स्पैन के एल के। जहाँ स्पैन ज्यादा होगा वहां पे मोमेंट्स भी ज्यादा आएंगे। एंड अगर हम हॉन्च ज्यादा बड़ा दे देते हैं इन दैट डायरेक्शन, तो हमें फिर एक हॉन्च एंड पे सेक्शन चेक करना है और डेफिनेटली फेस पे तो करना ही है। जैसे ही बेंडिंग मोमेंट डिक्रीज होगा तो आप देखोगे कि जितना लंबा आपका हॉन्च होगा उसके एंड पे जब आप सेक्शन चेक करोगे तो डेफिनेटली वो वैल्यू काफी कम होगी। तो अनसिमेट्रिकल हॉन्च जहाँ पे आने वाला है, फॉर एन अनसिमेट्रिकल हॉन्च लेट्स से दिस इज 450 बाय 200 या 250। फॉर अनसिमेट्रिकल हॉन्च जिस डायरेक्शन में स्पैन ज्यादा है उस डायरेक्शन में आपकी हॉन्च लेंथ बढ़ती है। ठीक है, बट एज आई मेंशन कि जनरली इक्वल ही हॉन्च दिया जाता है, बट अनसिमेट्रिकल हॉन्च भी होते हैं स्ट्रक्चर्स में। हो सकता है आपके बॉक्स टाइप ब्रिज में ना हो, लेकिन जब आप बॉक्स गर्डर का कोई सेक्शन देखोगे जो कि सुपर स्ट्रक्चर का फॉर्म है, मल्टी सेल भी, वहां पे भी आप देखोगे कि काफी हॉन्च पड़े होते हैं। या अगर कोई माइडास अभी यूज कर रहा है वहां पे आप देखना, पीएससी में जब कॉम्पोजिट सेक्शन आएंगे या प्रॉपर्टीज आप अगर देते हो, जब आप सेक्शन चूज करते हो वहाँ पे बहुत सारे टाइप के पीएससी बॉक्स, सिंगल सेल, मल्टी सेल, एन सेल करके आएगा, तो वहाँ पे आप देखना डायग्राम ऑलरेडी बहुत सारे हॉन्चेस वहाँ बने होंगे इवन फॉर अ बॉक्स टाइप सेक्शन। ओके, सो दैट वाज द होल इंटेंशन ऑफ प्रोवाइडिंग हॉन्चेस। एंड अब हम चलते हैं वापस से मेन काम पे, जो है मॉडलिंग कैसे करनी है और कहाँ कहाँ पे नोट्स देने हैं। तो पहली चीज ये क्लियर होनी चाहिए कि जहाँ पे हमें सेंटर लाइन मॉडल करना है एंड इसके अलावा कुछ एडिशनल जगह पे और नोट्स देने हैं, बिकॉज वी वांट द रिजल्ट्स एट दोस पॉइंट। तो अभी मैं आपको ले चलता हूँ स्प्रेडशीट पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, एंड स्टैट पे भी साथ साथ ही चलेंगे। एंड वी विल एटलीस्ट ट्राई टू मेक द स्केलेटन टुडे। तो अभी देखो हमने क्या किया है, अब मॉडलिंग कैसे करनी है, इस पूरे स्ट्रक्चर को कैसे स्टैट या किसी भी एनालिसिस सॉफ्टवेयर में सिमुलेट करना है, उसके लिए हमें इसका आउटर स्केलेटन बनाना है। एंड क्योंकि ये एक नॉन स्क्यू स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम एक इसको 2D मॉडल ही बनाएंगे, या जिसको आप लाइन बीम एनालिसिस या लाइन मॉडल एनालिसिस भी कहते हो। तो देयर इज नथिंग केप्ट इन दिस टर्मिनोलॉजीज। अब आप बस ये नोट करना हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट अनोटेट कर रहा हूँ जो है नोड नंबर 1। आई होप अभी आपको कुछ विजिबल हुआ होगा, बट वो शायद यस। तो दिस इज नोड नंबर 1, जो कि सेंटर लाइन है। और ये वॉल आउटर वॉल थी, अभी हम इनर वॉल जो है फर्स्ट इनर वॉल वहाँ पे एक नोड बनाएंगे, और जो सेकंड इनर वॉल है वहाँ पे एक नोड बनाएंगे। एंड डेफिनेटली एट द एंड्स सेम चीज नीचे भी रिपीट होगी। तो इन एनी केस अगर आपको बहुत जल्दी डिजाइन और मॉडलिंग भी करनी है तो ये 4 नोट्स तो बनने ही बनने हैं किसी भी हालत में। इसके अलावा हमें एडिशनल नोट्स और चाहिए, कहाँ कहाँ चाहिए, वो चाहिए जहाँ पे भी वॉल का फेस है एज वेल एज जहाँ पे भी हॉन्च एंड हो रहा है। विच मीन्स कि अगर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 नोड्स हैं, इसके अलावा आपके पास, इसको मैं जूम इन करता हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। अगर यहाँ पे एक नोड है तो एक नोड आपका होगा बिल्कुल इस पॉइंट पे, जो कि वॉल का फेस है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, और फिर एक नोड होगा पॉन्च के एंड पे। तो जनरली 1 2 एंड 3 थ्री नोड्स एट दिस लोकेशन। देन सिमिलरली इसको भी छोटा करते हैं यहाँ पे, सो दैट प्रॉपर सिमुलेशन हो जाए। तो एक नोड तो वॉल की सेंटर पे आएगा, एक आएगा वॉल के फेस पे, और अगेन एक हॉन्च के एंड पे। सिमिलरली ऑन द अदर साइड, वॉल के फेस पे एक नोड और हॉन्च के एंड पे एक नोड। बेसिकली वॉल के सेंटर्स पे एंड हॉन्च स्टार्ट एंड हॉन्च एंड पे एक एक नोड आएगा। अब ये क्यों आएगा, क्योंकि हमें हॉन्च वाली जो थिकनेस है उसको भी स्टैट में सिमुलेट करना है। क्योंकि उससे अगर आप देखोगे जब हम फाइनल स्टैट बना लेंगे, फिर आप उसी फाइल को सेव एज कर देना, और जो हॉन्च की डायमेंशन हमने थोड़ी बढ़ा के दी होगी उसको आप यूनिफॉर्म करना, तो आप देखोगे वहाँ बेंडिंग मोमेंट में फर्क आएगा। तो ये सारी चीजें करना जरूरी है। प्रॉपर मॉडलिंग, प्रॉपर जितना ज्यादा करेक्टली आप सिमुलेट करोगे चीजों को, उतने ज्यादा आप खुद कॉन्फिडेंट रहोगे। एंड प्रूफ चेकर भी कुछ ज्यादा आपको ऑब्जर्वेशंस नहीं दे पाएंगे, बिकॉज दे विल बी ऑफ द ओपिनियन किया इसने सब कुछ तो कंसीडर किया ही हुआ है, अब क्या बच्चे की जान तो लेनी नहीं है बार बार फालतू वाले कमेंट्स देके। तो देखो यहाँ पे भी एक नोड है और ये फेस पे एक नोड आएगा, तो यहाँ पे 3 नोड्स हो गए और फिर हॉन्च पे आएगा। तो व्हाट वी विल डू, आप ये अभी समझ ही गए होंगे कि हम क्या करने वाले हैं। पहले हम जो भी सेंटर ऑफ स्ट्रक्चर है, सेंटर ऑफ वॉल्स है, वहां पे नोट्स बना लेते हैं स्टैड में, फिर वही नोट्स को ट्रांसलेट करके स्टैड में ही हम आगे धीरे धीरे प्रोसीड कर लेंगे। एंड वंस ऑल दीज नोड्स एट द सपोर्ट्स और एट द हॉन्स लोकेशंस आर प्रिपेयर्ड,
फिर आप जो भी आपका स्पैन बन जाएगा उसके मिडल पे भी एक आधा नोड दे देना। ऑल्दो इट विल नॉट मेक मच डिफरेंस, बट बेंडिंग मोमेंट रीड करने के लिए जहां जहां पे नोड्स होंगे वहां आप ग्राफिकली बेंडिंग मोमेंट्स की वैल्यूज रीड कर सकते हो। एंड अगर वहां पे नोड नहीं भी है एंड स्टिल यू वांट टू रीड द बेंडिंग मोमेंट वैल्यू, दैट कैन आल्सो बी डन। बट एक जनरल अप्रोच यही है कि आप मिडल पे भी नोट्स दे दो, थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हाँ बेंडिंग मोमेंट सैगिंग या हॉगिंग जो भी आ रही है उस नोट पे ये वैल्यूज आ रही है। इसके अलावा एक और चीज है डी इफेक्टिव। शेयर चेक होता है डी इफेक्टिव पे फ्रॉम फेस ऑफ द सपोर्ट, वहां पे भी नोट देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए, लेकिन उसके लिए यू नीड टू बी 101% श्योर कि जो भी आप नोट्स वहां दे रहे हो वो डी इफेक्टिव चेंज ना हो फिर फ्यूचर में, क्योंकि अदरवाइज आप बार बार आइट्रेशन करते रहो। मेरा कहने का मतलब आप नीचे वाले फिगर से समझो कि लेट्स से अभी मैंने यहाँ पे एक नोट बनाया टैड में, विच इज द सेंटर लाइन ऑफ आउटर वॉल, जिसको मैं नोड नंबर 1 कह रहा हूँ। फिर एक नोड नंबर मैंने बनाया सेकंड जो सिमुलेट कर रहा है वॉल का फेस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 1 इज सेंटर लाइन। देखो डायरेक्टली स्टैट में जंप करने से पहले ना यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज ऑन पेपर, और एक बार ये आप कर लोगे ना फिर आप इसको इजीली स्प्रेडशीट की फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू चेंज द इनपुट्स, आपके पास नोट्स टेबल बीम्स टेबल ऑलरेडी बना होगा, जस्ट पेस्ट इट इन द स्टैट एडिटर, सारा स्ट्रक्चर अपने आप बन जाएगा। बट समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ऐसा देखो कि फर्स्ट पॉइंट जो है वो है सेंटर लाइन, सेकंड पॉइंट जो है वो है फेस ऑफ द वॉल या हॉन्च का स्टार्टिंग पॉइंट, एंड जो थर्ड आपका नोड बनने वाला है वो बनने वाला है एंड ऑफ हॉन्च या हॉन्च एंड पे, ठीक है। अब ये डायमेंशंस कैसे आएंगी, कुछ भी नहीं करना है आपको, टेंटेटिव कुछ डायमेंशंस तो पता ही है, कुछ आप अज्यूम करोगे थिकनेसेस, उनके बेसिस पे ये सारी चीजें आ जाएंगी। अभी हम देखेंगे स्टैट में वो कैसे आएगा। लेकिन क्या डी इफेक्टिव पे भी नोड हमें सिमुलेट करना चाहिए स्टैट में? सो ब्रॉडली द आंसर इज यस, लेकिन उसके लिए देर इज अ कंडीशन। कंडीशन ये है कि आपको 101% फिर श्योरिटी होनी चाहिए कि यही डी इफेक्टिव बनेगी। अब डी इफेक्टिव एक्चुअली यहाँ पे कैपिटल लिख दिया बट ये स्मॉल डी है। स्मॉल डी इफेक्टिव होता क्या है, टोटल डेप्थ ऑफ द सेक्शन माइनस क्लियर कवर जो भी आप अडॉप्ट करने वाले हो, माइनस इफ देर इज अ शेयर लिंक, तो शेयर लिंक का डाया जिसको मैं फाई एस लिखता हूँ या फाई शेयर लिख देता हूँ, माइनस जो मेन बार है या टेंशन बार है उसके डाया का हाफ। अब देखो इसमें ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होगा, क्लियर कवर भी आप अज्यूम कर सकते हो, लेकिन शेयर वाली रिइंफोर्समेंट एंड कौन सी टेंशन रिइंफोर्समेंट का डाया आएगा ये तो जब आपके पास मोमेंट्स आएंगे तभी तो आप बता पाओगे ना। तो इवन इफ यू गो और चूज वन पर्टिकुलर डाया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं 10 डाया का शेयरिंग डाल देता हूँ और लेट्स से मैं 12 डाया का मेन बार अगर अज्यूम कर रहा हूँ, तो वो 12/2 करके यहाँ पे 10 - 6 आ जाएगा, ठीक है। एंड अगेन डी माइनस सी सी, ये तो हमेशा रहने ही वाला है। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर जो आपने 10 डाया अज्यूम किया 12 डाया अज्यूम किया फॉर मेन बार उसमें सेक्शन पास हो जाएगा। और अगर उसमें सेक्शन पास नहीं होता है, आपको गलती से मतलब मजबूरी में आपको ये टेंशन बार का डाया बढ़ाना पड़ता है, तो फिर डी इफेक्टिव फिर से चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप दोबारा मॉडल करोगे फिर डी इफेक्टिव एंड फिर से एनालिसिस के रिजल्ट्स लोगे। इसीलिए आई पर्सनली डोंट मॉडल डी इफेक्टिव, बट आई इंश्योर कि जब मैं शेयर डायग्राम या शेयर चेक करूंगा तो वो डी इफेक्टिव पे ही चेक होगा उस टाइम पे जो भी रिइंफोर्समेंट में सेक्शन पास हो रहा होगा। ये आप जब सेक्शन एनालिसिस करोगे ना, जब हम डिटेल में इसकी करेंगे आफ्टर एनालिसिस, आफ्टर मेकिंग ऑल द स्टैट, आफ्टर सॉर्टिंग आउट द रिजल्ट्स एंड देन व्हेन वी विल सी द डिजाइन शेयर फोर्स, तब मैं वापस से इस पॉइंट पे आऊंगा एंड तब मैं आपको सेशन नंबर 3 रिवाइज या आपको बोलूंगा कि याद है सेशन 3 में हमने इस पे कुछ बात की थी, ठीक है। तो दिस वाज द बेसिस जिसके बेसिस पे अब हम मॉडलिंग करेंगे। अब देखो हमें बनाना क्या क्या है, नोड 1 2 3 ये आएगा क्या क्या, इस पे करते हैं बात एंड डायरेक्टली स्टैट में चलते हैं थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको स्प्रेडशीट में ही कुछ यहाँ फॉर्मूलाज लिंक करके बता देता हूँ। तो एज यू कैन सी कि टोटल स्पैन जो है 10 मीटर्स है फॉर ईच सेल, विच मीन्स कि अगर मुझे इसको सिमुलेट करना है 3 सेल को ऐसे स्केलेटन बनाना है स्टैट में, तो ये वाली डायमेंशन क्या होनी चाहिए ये तो मुझे पता होना चाहिए ना पहले। तो ये कैसे आएगी, फॉर फर्स्ट सेल इट विल बी 10 प्लस 450/2, जिसको मैं 0.45/2 लिख देता हूँ क्योंकि लेफ्ट साइड का हाफ लेना है, प्लस जो उसके राइट साइड वाली वॉल है 0.25 ठीक है, 0.25/2। तो ये जो भी टर्म आएगी बस इसी को आपको स्टैड में बनाना है नोट्स को डिफरेंशिएट करके। ये अभी हम देखते हैं क्या आने वाली है, यहाँ पे इसको लिखते हैं इक्वल टू। एंड सिमिलरली जब आप अंदर वाली वॉल के बीच का डिस्टेंस लोगे तो 10 मीटर, तो यहाँ पे भी स्पैन है ही। अब ये नोट करना अगर आपके स्पैन अनइक्वल है तो आपको ये 10 की जगह वही स्पैन लेना है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेल का स्पैन ही लेते चल रहे हो। तो यहाँ पे देखो क्या होने वाला है, 10 मीटर्स प्लस लेफ्ट साइड वाली वॉल है 0.25, तो 0.25 का हाफ, एंड अगेन राइट वाली वॉल का भी क्या है 0.25, तो यहाँ 0.25 का हाफ। अब आप ये चीज ऑब्जर्व करना कि पहले वाले सेल में 0.45/2 है, बट अंदर वाले सेल में क्योंकि इनर वॉल्स की थिकनेस दोनों साइड सेम है तो ये 10 प्लस 0.25 हो जाएगा। जनरली ये क्या होगा 10.25 बिना कैलकुलेशन के भी आ जाएगा, बट वी विल फॉर्मुलेट इट हियर इन दिस फॉर्मूला। सेम क्योंकि सिमेट्रिकल बॉक्स है तो जो राइट वाला भी आपका स्पैन आएगा बेसिकली इंस्टेड वो भी यही होने वाला है। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में आएगा 0.25/2 प्लस 10 मीटर्स का स्पैन एंड प्लस 0.45/2। तो यहाँ तक तो कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, इसके बेसिस पे ही आपके पास एटलीस्ट स्पैन आ जाएगा, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ।
इसको हम करते हैं कैलकुलेट। सो दिस इज इक्वल टू 0.45 अपॉन 2 प्लस 10 प्लस 0.25 अपॉन 2, दिस इज 10.35। एंड ये वाला होने वाला है 10.25। इसमें भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर लो, बट ये क्लियर ही है कि 10.25 ही होना चाहिए। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी जो पहला वाला सेल का डायमेंशन था उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू आनी चाहिए, तो ये भी सेम आनी चाहिए 10.35, विच मीन्स कि हमारे पास एक डायमेंशन फ्रीज हो गई है 10.35, 10.25 एंड 10.35। तो इसको आप कर लो थोड़ा सा हाईलाइट। ये हमारी फाइनल वैल्यूज हैं अलॉन्ग द स्पैन। एंड नाउ लेट अस सी हाइट क्या होने वाली है। ओके, तो हाइट के लिए अब आपको पता है आपके पास हाइट निकलेगी बेसिकली लेवल से, इन्वर्ट लेवल से। अब आपको हाइट भी सेंटर टू सेंटर ही मॉडल करनी है। तो लेट्स से अगर ये वाली हाइट मेरे पास कुछ आ जाती है, जो भी हम कंप्यूट करेंगे कि क्या हाइट आ रही है, तो मुझे उसमें जैसे ये एच हाइट है, तो मुझे उसमें क्या करना है, ये वाली वैल्यू क्या होने वाली है, ये होने वाली है टॉप स्लैब की जो भी थिकनेस है विच इज 600 मिलीमीटर इन आर केस। तो ये मैं ग्रीन से एनोटेट कर देता हूँ, ये होने वाली है 600 अपॉन 2 प्लस जो भी ये एच हाइट आएगी, अभी हम देखते हैं एच हाइट क्या आएगी, प्लस जो भी बॉटम स्लैब की थिकनेस अज्यूम कर रहे हैं 650 फॉर दिस केस। अगर ये थिकनेसेस फेल होंगी आफ्टर एनालिसिस एंड डिजाइन, जो कि फ्यूचर सेशंस में हमें पता चलेगा, तो हम इसको रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम ये अज्यूम कर लेंगे कि ठीक है फेल है 700 से हो जाएगा पास। अगर 700 से पास हो रहा होगा तो हम 700 वाली सारी कैलकुलेशंस करेंगे, बिकॉज आई वांट यू टू फील दिस की होता कैसे एक्चुअल में। एक आइट्रेशन में स्ट्रक्चर पास हो जाए बहुत रेयर चीज है। हो सकता है स्ट्रक्चर एक आइट्रेशन में पास हो भी जाए, बट उसको इकोनॉमाइज करना आपकी जिम्मेदारी है। और उससे बड़ी जिम्मेदारी आपको काम देने वाले की है। अगर उसको इकोनॉमाइज करवाना ही नहीं है, सबमिशन ही करने हैं बस, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब ये एच क्या आएगा बस उस पर फोकस करते हैं, एंड उसके बाद हमारे पास सारा डेटा है फॉर एटलीस्ट स्टार्टिंग दी मॉडल। तो अभी हम एच के लिए वापस से चलते हैं ड्राइंग पे। एक्चुअली हमें क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, एक चाहिए इन्वर्ट लेवल, ठीक है, और एक हमें चाहिए फाइनल रोड लेवल एफ आर एल। तो अगर हमारे पास ये दोनों वैल्यूज हैं जिसे मैं अगेन हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आप इजीली हाइट निकाल सकते हो, क्लियर हाइट निकाल सकते हो। तो लेट अस गो टू द ड्राइंग एंड प्लीज एक बार कंफर्म कर देना वंस द ड्राइंग इज विजिबल टू यू। आई होप अभी विजिबल ही होगी। सो यहाँ पे वी हैव द इन्वर्ट लेवल 267.612। हम लोएस्ट वाला लेते हैं ताकि हाइट मैक्सिमम आए, और हाइट मैक्सिमम आएगी तो अर्थ प्रेशर भी मैक्सिमम लगेगा। तो हो सकता है फोर्सेस भी ज़्यादा ही है या मोमेंट भी थोड़े से ज़्यादा ही है। तो सबसे लोएस्ट इन्वर्ट लेवल लेते हैं एंड देन वी लेट अस टेक एफ आर एल एस 272 जो भी वैल्यूज आ रही हैं। अब इसको भी हम क्या करेंगे, ड्रॉप करते हैं एंड ले जाते हैं स्प्रेडशीट में, क्योंकि स्प्रेडशीट में काम करने का बेनिफिट ये है आपकी कैलकुलेशन साइमल्टेनियसली होते रहेंगे। तो यहाँ लेवल्स को पेस्ट कर देते हैं और अब हम यहीं से इसको सिमुलेट करते हैं कि होने क्या वाला है। अब आप बस ब्लू वाली शेड को देखना, तो ये इन्वर्ट लेवल है आपके पास विच इज 267.612, एंड यहाँ पे ये टॉप लेवल है एफआरएल। ये वाला लेवल नहीं है, ये टॉप लेवल है एफआरएल विच इज 272.227। तो अब कुछ भी नहीं करना है, आपको क्लियर हाइट निकालनी है। तो वो कैसे आएगी, एफआरएल में से माइनस करो आप वेयरिंग कोड की थिकनेस। वेयरिंग कोड की थिकनेस जो है वो है 65 mm, हम एज्यूम कर रहे हैं यही है, और ये नोट्स में भी हम लिखवा सकते हैं बाद में। तो कुछ नहीं करना है, 272.227 इसको सब्ट्रैक्ट करो इसमें से आप 65 mm 0.065, तो आप पहुंच जाओगे टॉप स्लैब के लेवल पे, बिल्कुल टॉप पे। अब इसमें से आप टॉप स्लैब की जो थिकनेस है विच इन आर केस इज 600, उसको माइनस कर दो टोटल। तो जब आप टोटल माइनस कर दोगे फिर आप यहाँ पहुंच जाओगे इस लेवल पे। तो बस यही आपको चाहिए। ये जो लेवल है ये आपको पहुंचाएगा टॉप स्लैब के बॉटम लेवल पे, विच इज दिस केस। ठीक है, और इन्वर्ट लेवल आपको पता ही है, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यू विल गेट एच, और फिर यहाँ पे इसको फीड कर देंगे एंड यू विल गेट दी सेंटर टू सेंटर लाइन ऑफ एच। तो कुछ नहीं करो, बस पहले इसको कंप्यूट कर लो, 272.227 माइनस वेरिंग कोड की थिकनेस माइनस टॉप स्लैब की थिकनेस, टोटल अभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सो दैट वी रीच एट द बॉटम ऑफ टॉप स्लैब लेवल विच इज 271.562। एंड इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दो 267.612। ये क्या चीज़ है, ये है इन्वर्ट लेवल, ठीक है, और ये है टॉप स्लैब का बॉटम लेवल। तो यहाँ पे जो भी अब बॉक्स में वैल्यू आएगी इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, तो यू विल गेट अ वैल्यू ऑफ 3.95, एंड इसको अगेन हाईलाइट कर दो 3.95 को, विच मीन्स की क्लियर हाइट जो आपके बॉक्स की है वो है 3.95। एंड इफ दिस इज 3.95, तो जो फाइनल वैल्यू यहाँ पे आने वाली है जिससे अब हम सैड में मॉडलिंग करना चाहेंगे, तो वो होगी 600/2, या एक्चुअली इसको आप ले लो इन मीटर्स ओनली, 0.6/2 प्लस दिस वैल्यू 3.95 प्लस 0.65/2। सो यू विल सी आपकी जो टोटल हाइट सिमुलेट होने वाली है वो है 4.575। ओके, एंड एट दिस टाइम वी आर अज्यूमिंग कि एफ जो है वो हाईएस्ट एफ है एट द सेंटर।
अब इसमें भी ये कैच है, वो मैं आपको भी बताता हूँ थोड़ी देर में। बट ऑन एन एवरेज आपके पास हाइट ये आने वाली है स्ट्रक्चर की, जो अभी स्टैट में आप सिमुलेट करोगे इन सम टाइम। तो ये सारी जो भी अभी हमने डिस्कशन की है, इससे बस आपके पास एक बेसिस बना है कि अब स्टैट में मॉडलिंग क्या करनी है। एंड नाउ अगर मैं यहाँ पे इसको बनाता हूँ फाइनल, तो यू विल हैव टू मेक अ 3 सेल सिस्टम, जिसमें ये वाली डायमेंशन है 10.35, ये वाली डायमेंशन है 10.25, एंड ये वाली डायमेंशन है 10.35, एंड ये वाली डायमेंशन जो आने वाली है, जो क्लियर हाइट है, दैट इज 4 पॉइंट, व्हाट वाज दैट, 4.575, 4.575। ठीक है। तो अब अगर आप इसको सिमुलेट करना चाहते हो, तो ये आपके पास बनेगा 3 सेल बॉक्स, जिसमें क्लियर स्पैन है 3 सेल क्लियर स्पैन, ये हमेशा क्लियर स्पैन होता है, और ये क्लियर हाइट होती है, क्लियर हाइट। तो 3 × 10 × 3.95, जो कि हमने अभी कैलकुलेट की थी यहाँ पे, 3.95 एट दिस लोकेशन। सो आपका स्ट्रक्चर का अरेंजमेंट तो एक्चुअल में ये है, जो कि 3 सेल × 10 × 3.95, लेकिन जब आप मॉडलिंग करोगे स्टैट में, तो वो 3.95 से बढ़कर 4.575 हो जाएगी ड्यू टू सेंटर लाइन मॉडलिंग, और अब हम हॉन्च एंड ऑल दो थिंग्स ये सारी भी देंगे। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। तो जस्ट टू रिस्ट्रिक्ट दिस सेशन टू अ मिनिमम, टू अ मैक्सिमम लेंथ, अभी हम इस सेशन को यहीं पे टर्मिनेट कर देंगे। नेक्स्ट सेशन में हम स्टैट पे सीधा काम करना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर आपको कोई भी क्वेरीज या डाउट्स आते हैं विद दिस पार्ट, तो प्लीज़ लेट मी नो इधर इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप डिस्कशन चैट में भी बता सकते हो। एंड नेक्स्ट सेशन में हम डेफिनेटली स्टैट पे काम करेंगे। एंड अभी मैं फॉर दिस सेशन इसको करता हूँ क्लोज। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस सेशन टिल द एंड। आई होप इस सेशन से आपको किसी भी एक नॉन स्क्यू बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर को किसी भी सॉफ्टवेयर में मॉडल करने से पहले उसका बेसिक लाइन मॉडल या स्केलेटन कैसे डेवलप करना है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी। नेक्स्ट सेशन में हम डायरेक्टली सॉफ्टवेयर में मॉडलिंग स्टार्ट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, एंड ऑल्सो इफ एनीवन वांट्स टू अवेल ऑल दीज सेशंस, जो कि 36 इन नंबर हैं, you can directly purchase the course. Check out the link in the description and get in touch with me if you want to avail all the sessions at once. Thanks for watching.